हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो लेक्चर में। इसमें हम लोग देखने जा रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है वो 1951 में होता है। इसमें सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास के लिए गवर्नमेंट ऐड करती है कि वो उसको एम्पावर करने के लिए स्पेशल प्रोविजंस ला सकती है। और ये अमेंडमेंट किया जाता है आर्टिकल 15 के क्लॉज 4 में, ठीक है। और दूसरा जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चेंज है वो होता है 9th शेड्यूल को ऐड किया जाता है, जिसमें अगर किसी लॉ को रख दिया जा रहा है तो उस पर जुडिशियल रिव्यू नहीं हो पाएगा, ठीक है। जैसे लैंड रिफॉर्म या फिर कुछ ऐसे लॉज थे जिसको करना जरूरी था, ठीक है, सोसाइटी के लिए जरूरी था, तो वैसे लॉ पे जुडिशियल रिव्यू ना हो सके उसके लिए 9th शेड्यूल को ऐड किया गया, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 19 में कुछ अमेंडमेंट किए गए, जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशंस पे तीन और रिस्ट्रिक्शंस बढ़ा दी गई, जैसे पब्लिक ऑर्डर, फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेनर्स और इंसाइटमेंट ऑफ ऑफेंस। ये तीनों को ऐड कर दिया गया। उसके बाद हमारा जो दूसरा इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट है वो है 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1956। इसमें क्या हुआ कि जो पहले जो स्टेट्स का डिवीजन था वो पार्ट बेसिस पे था, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी। तो इसको स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट के द्वारा 14 स्टेट्स और 16 यूनियन टेरेटरीज में बांट दिया गया, ठीक है। और हाई कोर्ट्स के पावर से रिलेटेड भी कुछ चेंजेस किए गए, जैसे हाई कोर्ट के जुरिडिक्शन को इंक्रीज करके बढ़ा के यूनियन टेरेटरीज तक भी कर दिया गया। उसके बाद, ठीक है, दो या फिर दो से अधिक राज्यों के लिए कॉमन हाई कोर्ट बनाया जा सकता था, ठीक है। और जो एडिशनल जज को भी अपॉइंट किया जा सकता था एज अ एक्टिंग जज इन हाई कोर्ट, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं 10th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1961। इसमें क्या होता है, दादर एंड नागर हवेली को ऐड कर दिया जाता है, इनकॉर्पोरेट कर लिया जाता है। उसका जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है वो है 12th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1962, ठीक है। इसमें गोवा, दमन एंड दीव को, ठीक है। और उसका 13th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में नागालैंड को इनकॉर्पोरेट कर लिया जाता है। और इसके लिए स्पेशल प्रोविजंस बनाया जाता है जो कि आर्टिकल 371 ए में रखा गया है। 14th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1962 में पौंडीचेरी को इनकॉर्पोरेट कर लिया जाता है। उसके बाद 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1967 में जो 8th शेड्यूल था हमारा, उसमें लैंग्वेजेस थी, तो उसमें एक नए लैंग्वेज को ऐड किया जाता है। ओरिजिनली उसमें 14 लैंग्वेज था, ठीक है, तो एक नए लैंग्वेज को ऐड किया जाता है, सिंधी को ऐड कर दिया जाता है उसमें। अब टोटल लैंग्वेज की संख्या हो जाती है 15। उसके बाद 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1971, ठीक है। इसमें क्या होता है, पार्लियामेंट क्या करती है कि कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए पार्लियामेंट अपने पावर को बढ़ा लेती है और कॉन्स्टिट्यूशन बताती है कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल के किसी पार्ट को अमेंड कर सकती है, इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट। इसका बैकग्राउंड जानना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके पहले क्या होता है कि गोखलनाथ केस में सुप्रीम कोर्ट बेसिक स्ट्रक्चर का एक फाउंडेशन तैयार कर देती है यहाँ पे, और वो बोलती है कि फंडामेंटल राइट्स को अमेंड नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो उसी के रिस्पॉन्स में ये 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आता है 1971 में, जिसमें पार्लियामेंट बोलती है कि वो किसी भी पार्ट को अमेंड कर सकती है, ठीक है। और ये प्रेसिडेंट को कंपलसरी बना देती है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है तो वहाँ पे प्रेसिडेंट को साइन करना ही पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद आता है 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में क्या करते हैं ये लोग। अच्छा, ये जो चेंजेस था, यहाँ का जो चेंजेस था, ये चेंजेस आर्टिकल 368 में किया जाता है, क्योंकि उसी में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से रिलेटेड बातें की गई हैं। उसके बाद 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1971 में क्या किया जाता है, राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया जाता है। उसके बाद आर्टिकल 39 बी और सी को ये आर्टिकल 14, 19 और 31 के बेसिस पे चैलेंज नहीं किया जा सकता है, ठीक है। आर्टिकल 39 बी और सी में क्या था, तो इसमें सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को प्रोमोट करने की बात की कही गई है, ठीक है। तो उसके बाद फिर केशवानंद और भारती केस होता है, जिसमें ये 24th और 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को चैलेंज किया जाता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट बोलती है कि ये 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट तो वैलिड है, लेकिन 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में बेसिक स्ट्रक्चर को छोड़ के बाकी कोई किसी भी चीज़ को गवर्नमेंट अमेंड कर सकती है। तो जो बेसिक स्ट्रक्चर का कंसेप्ट है वो सुप्रीम कोर्ट केशवानंदन एंड भारती केस में देती है। उसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है वो है 26th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1971। इसमें प्रीवी पर्स जो थे वो हटा दिया जाता है, प्रिंसली स्टेट को जो प्रिविलेजेस मिलती थी उसको हटा लिया गया इसमें। उसके बाद आता है 36th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1975। इसमें क्या किया, सिक्किम को फुल फ्लेज्ड स्टेट बना दिया जाता है।
और 38th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक है, 1975। इसमें क्या होता है, तो जिसे जो प्रेसिडेंट का कुछ पावर को नॉन जस्टिसेबल बना दिया जाता है इसमें। जैसे इमरजेंसी अगर प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर रहे हैं तो वो नॉन जस्टिसेबल है, ठीक है। उसके बाद अगर कोई ऑर्डिनेंस प्रेसिडेंट या फिर गवर्नर द्वारा लाया जा रहा है तो वो नॉन जस्टिसेबल है। उसका थर्ड जो बात है वो है कि प्रेसिडेंट एम्पावरमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट टू डिक्लेयर प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी ऑन डिफरेंट ग्राउंड साइमल्टेनियसली, ठीक है। कई सारे ग्राउंड्स पे एक ही साथ इमरजेंसी लगाया जा सकता है। तो यहाँ पे प्रेसिडेंट के पावर को इंक्रीज किया जाता है इस एक्ट के थ्रू, 38th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1975। उसके बाद आता है 39th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1975, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो भी डिस्प्यूट है, ठीक है, डिस्प्यूट प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट या फिर प्राइम मिनिस्टर, स्पीकर, ये सब से रिलेटेड जो भी डिस्प्यूट होंगे वो जुडिशरी के स्कोप से हटा लिया जाता है, ठीक है। और ये कौन डिसाइड करेगा कोई भी डिस्प्यूट को, तो वो पार्लियामेंट द्वारा बनाएगा। पार्लियामेंट जैसे डिटरमाइन करेगा वैसे ही पार्लियामेंट अगर कोई इंस्टीट्यूशन को बनाता है तो वो इंस्टीट्यूशन इसको देखेगी। उसके बाद आता है मोस्ट इम्पोर्टेंट 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976। इसमें इतने सारे चेंजेस किए गए कि इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। और इसमें जो चेंजेस किए गए हैं वो स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पे किए गए हैं। जैसे प्रीएम्बल में तीन वर्ड ऐड किए जाते हैं, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी, ठीक है। आर्टिकल पार्ट 4A एक नया पार्ट ऐड किया जाता है, फंडामेंटल ड्यूटीज़, ठीक है। उसके बाद प्रेसिडेंट को बाउंड कर दिया जाता है कैबिनेट के एडवाइस पे, ठीक है। उसके बाद जो चेंजेस किए जाते हैं, आर्टिकल पार्ट 14A नया पार्ट ऐड किया जाता है जिसमें एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स और ट्रिब्यूनल्स फॉर अदर मैटर्स को लाया जाता है ताकि जो स्पीडी जस्टिस है उसको प्रोवाइड किया जा सके, ठीक है। और जो सीट्स है लोकसभा की उसको फ्रोजन कर दिया जाता है 1971 के सेंसस के बेसिस पे 2001 तक। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को जुडिशियल स्क्रूटनी के बियॉन्ड कर दिया जाता है, यानी कि जुडिशरी इसको स्क्रूटनाइज नहीं कर सकती है, ठीक है। जुडिशियल रिव्यू के पावर को कर्टेल किया जाता है इसमें, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के दोनों को। उसके बाद लोकसभा का जो टेन्योर है उसको 5 साल से बढ़ाकर 6 साल कर दिया जाता है। डायरेक्ट जो भी इसमें ऐसा बताया जाता है कि डीपीएसपी को बड़ा बना दिया जाता है फंडामेंटल राइट से, ठीक है। अगर डीपीएसपी को इम्प्लीमेंट करने के लिए कोई लॉ लाया जा रहा है तो फंडामेंटल राइट के बेसिस पे उसको अनवैलिड नहीं करार बोला जा सकता है, ठीक है। एंटी नेशनल एलिमेंट से लड़ने के लिए फंडामेंटल राइट को ब्रीच कर सकती है गवर्नमेंट, ऐसा बताया जाता है। उसके बाद 3 नए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऐड किए जाते हैं, जैसे इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड जो कि आर्टिकल 39A में ऐड किया जाता है। उसके बाद पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज ये 43A में, और प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ ये 48A में, ठीक है, ठीक है। उसके बाद जो प्रेसिडेंट रूल जो स्टेट्स में लगाई जाती है उसको 6 मंथ से इंक्रीज करके कितना 1 साल के लिए कर दिया जाता है, ठीक है। और सेंटर कहीं भी डिप्लॉय कर सकती है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए अपने ट्रूप्स को, आर्म्ड ट्रूप्स को। उसके बाद क्वेरम को ख़त्म कर दिया जाता है। क्वेरम मतलब क्या होता है, 1/10। अगर कोई भी प्रोसीडिंग्स करना है पार्लियामेंट में तो 1/10 मेंबर चाहिए, लेकिन इसको ख़त्म कर दिया जाता है पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों के लिए। उसके बाद देखो इंदिरा गांधी का गवर्नमेंट था तो वो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाती है। तो उसके बाद जनता पार्टी का गवर्नमेंट आता है तो वो जो जितने भी चेंजेस किए गए थे उसको फिर से मतलब उसको फिर से ख़त्म करती है, वो फिर से कॉन्स्टिट्यूशन को रीस्टोर करती है जैसे वो पहले था, ठीक है। जैसे लोकसभा के टेन्योर को और स्टेट लेजिस्लेटर के टेन्योर को 5 से 6 साल कर दिया गया था तो उसको फिर से 5 साल कर दिया जाता है, ठीक है। क्वेरम को फिर से ला दिया जाता है, सुप्रीम कोर्ट को या फिर हाई कोर्ट को, जुडिशरी को फिर से पावर दी जाती है, ठीक है। प्रेसिडेंट को पावर मिलता है। अभी क्या था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू प्रेसिडेंट बाउंड होते हैं कैबिनेट के एडवाइस पे, लेकिन अभी यहाँ पे इनको एक बार वो बिल को दोबारा सेंड बैक करने की अनुमति दी जाती है। लेकिन जो दोबारा रिकन्सिडर करके अगर कैबिनेट भेज रहा है तो उसके लिए फिर से प्रेसिडेंट बाउंडेड होंगे, ठीक है। लेकिन एक बार इनको बिल फिर से भेजने के लिए अनुमति दे दी गई यहाँ पे, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पावर को रिस्टोर किया जाता है, ठीक है। और जो नेशनल इमरजेंसी है उसमें इंटरनल डिस्टर्बेंस को हटा के आर्म्ड रिविलियन कर दिया जाता है, ठीक है। और अब जब भी इमरजेंसी लगाया जाएगा तो रिटर्न रिकमेंडेशन पे लगाया जाएगा, कैबिनेट के रिटर्न रिकमेंडेशन पे, ठीक है।
और राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से हटाकर कहाँ लीगल राइट में डाल दिया जाता है। और आर्टिकल 20 और 21 को एब्सोल्यूट बना दिया जाता है, ठीक है, इसको कभी भी सस्पेंड नहीं किया जा सकता है। अब देखते हैं हम लोग 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1985, जिसको हम लोग एंटी डिफेक्शन लॉ भी बोलते हैं। तो इसमें 10th शेड्यूल ऐड किया जाता है, जिसमें एंटी डिफेक्शन से रिलेटेड प्रोविजंस ऐड की जाती है। उसके बाद आता है 58 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1987, ठीक है। इसमें बोला जाता है कि हिंदी वर्जन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाएगा और उसकी भी लीगल सेंटिटी सेम ही रहेगी इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन के कंपैरिजन में। उसके बाद आता है 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1989, ठीक है। इसमें लोकसभा में जो लोकसभा या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में जो वोटिंग के एज है उसको 21 से घटाकर कितना 18 कर दिया जाता है। तो उसके बाद आता है 65th अमेंडमेंट 1990। उसमें पहले जो स्पेशल ऑफिसर फॉर SC/ST था उसको चेंज करके नेशनल कमीशन फॉर SC/ST बना दिया जाता है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बना दी जाती है। उसके बाद 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली को NCT नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली बना दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं 71st अमेंडमेंट। इसमें कोंकण, मणिपुरी और नेपाली को ऐड कर दिया जाता है 8th शेड्यूल में। अब टोटल पहले 15 हो गया था, अब टोटल कितना हो जाएगा, तो 18 हो जाएगा। तो सिंधी को ऐड किया गया था 21st अमेंडमेंट से, अब 71st अमेंडमेंट से किसको ऐड किया जा रहा है, तो कोंकण, मणिपुरी और नेपाली। उसके बाद 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992। इसमें पंचायती राज, पंचायत को लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी दी जाती है। इसको पार्ट 9 में ऐड किया जाता है और इसके 29 फंक्शंस इसके दिए जाते हैं और 11th शेड्यूल में इसको ऐड किया जाता है। उसके बाद आता है 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992। इसमें म्यूनसिपैलिटीज़ को ऐड किया जाता है पार्ट 9A में 12th शेड्यूल के तहत और 18 फंक्शंस में दिए जाते हैं। उसके बाद आता है 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002, ठीक है। ये राइट टू एजुकेशन से रिलेटेड है। इसमें आर्टिकल 21, आर्टिकल 45 और आर्टिकल 51 तीनों में चेंज किया जाता है। तो आर्टिकल 21 में क्या चेंज किया गया है, तो जो एलिमेंट्री एजुकेशन है उसको फंडामेंटल राइट बना दिया गया, ठीक है। तो जो 6 से 14 ईयर तक के बच्चे हैं उसको स्टेट मैंडेटरी कंपलसरी और फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करेगी, ठीक है। उसके बाद ये तो हो गया फंडामेंटल राइट। और दूसरा आर्टिकल 45 में क्या चेंज किया जाता है DPSP में, तो जो 0 से 6 साल के बच्चे हैं उस पर स्टेट उसके चाइल्डहुड केयर के लिए और एजुकेशन के लिए प्रयास करेगा, ठीक है। उसको एजुकेशन प्रोवाइड करने का और चाइल्डहुड प्रोवाइड अच्छे से हो पाए उसके लिए कोशिश करेगी। उसके बाद जो आर्टिकल 51A में चेंज किया जाता है वो है फंडामेंटल ड्यूटीज़ में, ठीक है। इसमें क्या किया जाता है, तो पेरेंट्स को ध्यान देने के लिए बोला गया है 6 से 14 साल के बच्चों को पढ़ाई वढ़ाई से रिलेटेड, ठीक है, गार्जियन या फिर पेरेंट्स को। उसके बाद आते हैं 89th अमेंडमेंट, ठीक है। इसमें जो 65th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में नेशनल कमीशन फॉर SC और ST बनाया गया था उसी को अलग अलग यहाँ पे कर दिया जाता है, 2 बॉडी में बना दिया जाती है, बाइफर्केट कर दिया जाता है। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स, ठीक है, 2 बॉडी बना दी जाती है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे 91st अमेंडमेंट एक्ट 2003। इसमें क्या किया जाता है, तो जो भी टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स होंगे वो प्राइम मिनिस्टर को इंक्लूड करने के साथ ही 15% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए लोकसभा सीट्स के, ठीक है। और डिस्क्वालीफाइड मिनिस्टर्स को कभी भी डिस्क्वालीफाइड MP या फिर MLA को मिनिस्टर की पोस्ट नहीं दी जा सकती है। और वही था कि चीफ मिनिस्टर को इंक्लूड करते हुए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में 15% से ज़्यादा मेंबर्स नहीं होने चाहिए टोटल स्ट्रेंथ ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली का, ठीक है। और ये भी नहीं है कि चीफ मिनिस्टर को इंक्लूड करते हुए जो काउंसिल है वो 12 से छोटा नहीं होना चाहिए। उसके बाद आते हैं 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002, ठीक है। इसमें बोडो, डोगरी और मैथिली, संथाली इसको ऐड कर दिया गया। तो अब 8th शेड्यूल में, और तो अब टोटल लैंग्वेज कितना हो जाता है 22। तो पहला जो चेंज आया था वो आया था 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में, दूसरा चेंज आया था जिसमें सिंधी ऐड किया गया था, और दूसरा आया था 71st में, और तीसरा आता है
सेकेंड में। उसके बाद आता है 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2014। तो इसमें NJAC नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, इसको सुप्रीम कोर्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल बता देती है और कॉलेजियन सिस्टम से ही बोलती है कि अपॉइंटमेंट होगा जजेस का। उसके बाद आता है 10 फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जिसमें GST के बारे में बात की गई है। आर्टिकल 279A के तहत इसको ऐड किया गया था। उसके बाद आता है 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक है। इसमें नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास, अभी क्या था तो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब था, लेकिन अब फॉर बैकवर्ड क्लास भी आ गया, जिसको 1993, अच्छा ये एक एक्ट के द्वारा एक बॉडी बनाया गया था 1993 में बैकवर्ड क्लासेस के लिए, लेकिन इसको अब कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस प्रोवाइड कर दिया गया इस एक्ट के थ्रू, 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू। उसके बाद आता है हमारा 103 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक है, 2019, जिसमें 10% रिजर्वेशन की बात की गई है जॉब में और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए।